वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। आज मैं आपके लिए लाई हूं एक और विषय, अनुच्छेद लेखन। बच्चों, ज्यादातर बच्चों को एक संदेह रहता है कि ये अनुच्छेद क्या होता है, निबंध क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है। तो ये कई चीजें हैं जिनमें सबसे पहले हम अनुच्छेद के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो ये अनुच्छेद है वो एक प्रकार से निबंध लिखने की पहली सीढ़ी है। अनुच्छेद लिखने की परिभाषा, यहाँ परिभाषा बताने का अर्थ ये है कि अनुच्छेद को कैसे हमने लिखना है। तो ज्यादातर किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कोई एक विचार मिल गया और उस पर एक अनुच्छेद लिख दिया, एक पैराग्राफ लिख दिया। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से, यानी उसमें बहुत कम में, जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर, तो ये अनुच्छेद कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि सारा कुछ एक संक्षिप्त रूप में पता चल जाता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा में पैराग्राफ शब्द का पर्याय है। तो अनुच्छेद जो है वो निबंध का संक्षिप्त रूप होता है, छोटा रूप होता है। इसमें किसी भी विषय के किसी भी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अब दूसरा देखिए, अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा होगा। अनावश्यक विस्तार के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद में घटना या विषय से संबंधित जो वर्णन है वो संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा शैली बिल्कुल सजीव लगनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ साथ लोकोक्तियां, मुहावरे, इनका प्रयोग भी आपकी भाषा शैली को उसमें गुणयुक्त बना सकते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिससे सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक या बेकार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। तो जो उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन है उनमें मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। तो आजकल तो हमें परीक्षाओं में देखने को मिलता है ना कि संकेत बिंदु लिखे होते हैं। तो वो संकेत बिंदु इसलिए लिखे होते हैं कि आप उनको आधार बनाकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। जो विषय मिला है वही उस पर ही आप अपना लिखने पर जोर करें। तीसरा देखिए, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। चौथा, एक ही बात को बार बार मत दोहराइए, बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। पांचवा देखिए, अनावश्यक विस्तार से बचें। मैं बार बार कह रही हूं, अनुच्छेद लिख रहे हैं, ये कोई निबंध नहीं है कि वहां पर आप विस्तार से शुरू हो जाएं, नहीं। तो क्या है कि इसके साथ साथ विषय से ना हटें, जो विषय है ना उसी पर ही लिखना है। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। आपको वहां शब्द सीमा दी होती है कि 80 से 100 शब्दों में लिखिए या 100 से 150 शब्दों में लिखिए। तो लिखते समय
आप जो है इस बात का पूर्ण ध्यान रखेंगे कि पहली पंक्ति में मेरे कितने शब्द आ रहे हैं। अगर 8-9 शब्द आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसमें गिन सकते हैं कि आपने शब्द सीमा में कितने शब्दों का प्रयोग कर लिया। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, यानी अलग थलग ना लगे। जिस चीज के लिए आपने लिखना है वही उस पर ध्यान दें। विषय से संबंधित सूक्ति या कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं। अनुच्छेद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। दूसरा, अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है, मतलब दूसरी बातों को वहां से हटा देना चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चौथा, अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। पांचवा देखिए, उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम से रखा जाता है कि पहले उनका आरंभ, फिर मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है, यानी जो आपको विषय मिला है सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। और सातवां, अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यहां निम्नलिखित अनुच्छेदों को आप देखिए, जहां पर सबसे पहला है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो अगर हमें मान के चलिए ये अनुच्छेद का विषय मिला है, तो मुख्य विषय क्या हो गया? समय। अब समय के बारे में पहले हम आरंभ करेंगे, जैसे समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकता है। इस तरह से आप समय के बारे में लिखकर इसमें करेंगे। फिर देखिए, विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत ज्यादा उपयोग है, तो यहाँ पर आप विद्यार्थी से जोड़ेंगे, यानी जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पे करता है तो और समय पर ही सोता है, वही आगे चलकर सफलता और उन्नति प्राप्त करता है। तो आपने इसे विद्यार्थी से जोड़ दिया। अब देखिए आगे संत कवि कबीरदास जी ने क्या कह दिया? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे। तो यहाँ पर देखा आपने कि संत कवि कबीरदास की जो ये पंक्तियां जोड़ दी है ना, तो इससे और प्रभावशाली बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अनुच्छेदों में किसी भी प्रसिद्ध कवि है ना, उसकी कोई भी पंक्ति जोड़ सकते हैं, सुक्ति जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं इसके अंत पे। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि हम अनुच्छेद का कैसे हमने आरंभ किया, फिर मध्य और फिर अंत। एक और विषय देखिए, अभ्यास का महत्व। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। यदि अब इसके हम आरंभ करें तो पहले हमें अभ्यास, इसके बारे में बताना होगा कि अभ्यास है क्या। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है, यानी कोई भी चीज असंभव नहीं है अगर हम अभ्यास प्रैक्टिस करें। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। तो यहाँ पर फिर हमने उदाहरण दिए, अर्जुन और एकलव्य, इन्होंने भी अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। और एक वरदराज का भी उदाहरण यहाँ पे बीच में डाला। तो इसमें बताया कि पहले वो मंदबुद्धि बालक था और अभ्यास के द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। तो यहाँ उदाहरण देके हमने इस विषय को जो है विस्तार दिया। उसके बाद हम एक कहावत इसमें बीच में डालते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान,
रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो ये हमने दिया। और इस तरह की कहावत और सूक्तियां अगर ये बीच में आप अनुच्छेद में प्रयोग करते हैं तो बहुत प्रभावशाली अनुच्छेद बनता है और आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अंत में आते हैं, यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार इस प्रकार के कई विषय आएंगे जिसमें जैसे ये विषय विद्यालय की प्रार्थना सभा, यहाँ पर प्रार्थना सभा जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं, स्कूल जाते हैं सबसे पहले, तो वहाँ क्या क्या होता है, आयोजन कैसे होता है, कैसे अध्यापक अध्यापिकाएं वहाँ पर सब कार्य देखती हैं। फिर वहाँ प्रार्थना सभा में केवल ईश्वर का ध्यान करने के लिए है ना। और ईश्वर का ध्यान करते करते हम अनुशासन भी सीख जाते हैं कि कैसे हमें पंक्तिबद्ध खड़े होना है ना, हमें कैसे अपना ध्यान बढ़ाना है। वो प्रार्थना में भी अनुशासन सिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अगर हम इसके अंत में आए तो हमारे विद्यालय की प्रार्थना सभा में ईश्वर की आराधना के बाद किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा हमेशा किसी विषय पर कविता, दोहे, भाषण, लघु नाटिका और जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं प्रार्थना सभा में, हम उनके बारे में भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विषय भी हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार जब कोई त्योहार आता है तो कोई विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन होता है तो उसको भी हम इससे जोड़ सकते हैं, है ना। प्रधानाचार्य महोदय भी विद्यार्थियों को सभा में संबोधित भी करती हैं, है ना। या इसमें जो कई घोषणाएं भी होती हैं। और इसके अलावा प्रार्थना सभा का अंत राष्ट्रगान से होता है। सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए और सच्चे पवित्र मन से इसमें सम्मिलित होना चाहिए। इसी प्रकार एक और विषय लेते हैं, मीठी बोली का महत्व। तो वाणी के महत्व को बताते हुए हम वाणी के बारे में पहले हम आरंभ में बताएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर उदाहरण दिया, कोयल कौवे का उदाहरण देकर हमने ये बताया, देखो देखने में तो दोनों समान होते हैं लेकिन कौवे की आवाज कर्कश होती है और कोयल की मधुर, ठीक है। तो इस तरह से कौवे की कर्कश आवाज और कोयल की मधुर वाणी सुन सभी जान जाते हैं दोनों के गुण। तो यहाँ पर ये बताया कि रूप नहीं गुण जो है वो बहुत जरूरी है और उन गुणों में मीठी बोली सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मनुष्य जो है अपनी मीठी वाणी से अगर शत्रु भी है ना उसको भी अपना बना सकता है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे कई उदाहरण देकर मधुर बोली बोलने से क्या क्या होता है, मन में शांति मिलती है, समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है, इस प्रकार से हम इसके बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार एक और विषय देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पर आधा घंटा। अब इस तरह की कई घटनाएं होती हैं जहां हम जो है वहां का क्या अनुभव रहा आपका उसमें, कि रेलवे स्टेशन का एक अद्भुत स्थान है। यहाँ दूर दूर से यात्रियों को लेकर गाड़ियां आती हैं और अन्य यात्रियों को लेकर चली जाती हैं। मतलब जो भी वहाँ का एक रूटीन है, मतलब वहाँ का जो एक कार्यक्रम चल रहा है उसको आंखों देखा हाल जिसे कहते हैं ना, रेलवे प्लेटफॉर्म वहां पर जो आधा घंटा बिताया वो आपको कैसा लगा, वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ लोग राजनीतिक विषयों पर गर्मा गर्म बहस में लीन, जैसे अब वहां पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या क्या था, चाय वाला था, चाय चाय की आवाज लगा रहा है ना, खाने पीने की वस्तुएं बिक रही हैं। ऐसे ही चढ़ने वाले यात्री अपना सामान लेकर जो है वो संभाल कर जा रहे हैं, उतर रहे हैं, ठीक है ना। धक्कम धक्का मची हुई है। और इस प्रकार से आप इसको अपने विषय को विस्तार। मित्र के जन्मदिन का उत्सव। अब आप देखिए, ऐसा भी कोई विषय है जिसमें कोई आप जन्मदिन की जिसे पार्टी पे गए हैं तो उसकी जो आरंभ होगा, मेरे मित्र रोहित का जन्मदिन था, उसने अन्य लोगों को साथ मुझे भी बुलाया, रोहित के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, है ना। इस तरह से हमने शुरू किया। और फिर उस समारोह का आयोजन कैसे हुआ,
वहां पर क्या क्या था सजावट में। जैसे झंडियां लगी थी, गुब्बारे टंगे हुए थे, आंगन में लगे एक पेड़ पर रंग बिरंगे बल्ब जगमग कर रहे थे। और इसमें बताया, जब मैं पहुंचा तो मेहमान आने शुरू ही हुए थे। मेहमान रोहित के लिए कोई ना कोई उपहार लेकर आ रहे थे। तो इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं कि रोहित उस समय धन्यवाद कर रहा था, और लोग छोटी छोटी टोलियों में बैठकर, यानी कि ग्रुप्स में बैठे हुए गपशप कर रहे थे। संगीत बज रहा था, ठीक है ना, संगीत की मधुर ध्वनियां गूंज रही थी। एक दो मित्र उठकर नृत्य की मुद्रा में, यानी कि थिरकने लगे, नाचने लगे। कुछ मित्र उस लय में अपनी तालियों का योगदान दे रहे थे, मतलब जो कुछ कर नहीं रहे थे वो तालियां बजा रहे थे। और चारों तरफ उल्लास यानी खुशी का वातावरण था। अब उस जन्मदिन पर जो विशेष आकर्षण क्या होता है कि केक काटना। अब 7 बजे लगभग केक काटा गया। सब मित्रों ने तालियां बजाई, मिलकर बधाई के गीत गाए, है ना। माँ ने रोहित को केक खिलाया, मतलब कुछ भी आप इसमें जो विस्तार में कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद फिर हमने रोहित को एक बार फिर बधाई दी और उसकी दीर्घायु की कामना की, और अपने अपने घर चल दिए। तो इस तरह से आपने एक जन्मदिन का वर्णन किया। तो इस प्रकार बच्चों, आज जो आपको बताया गया कि अनुच्छेद लिखते समय हमें जो विषय दिया गया है, हमें केवल उस पर केंद्रित रहना है। हमें व्यर्थ के विस्तार से भी बचना है, लेकिन जिस घटना या जिस विषय के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, वो वर्णन बिल्कुल सही और सरल शब्दों में होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको आज जो अनुच्छेद लेखन के बारे में, उनके नियमों के बारे में बताया गया, आप उनका पालन करेंगे और आने वाली परीक्षाओं में आप इस प्रकार से बहुत सुंदर अनुच्छेद लिख पाएंगे।